फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर सार एकेडमी पर सीटेट सितंबर 2026 के लिए ईवीएस की क्लास चल रही है। और ईवीएस की क्लास ऐसे है कि हम डेली करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का पेपर 1 का सीटेट का हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में करते हैं एनसीईआरटी। यानी कि ये जो वीडियो है वो एनसीईआरटी की क्लास है। और एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम को पास करने का सीधा सीधा स्ट्रेटेजी यही है कि आप पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो और फिर लगा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये दोनों अगर कर लेते हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अच्छे जो आपको एजुकेटर होंगे या अच्छे जो टीचर होंगे वो ये रिकमेंड करेंगे कि आप मेरी भी नोट्स मत खरीदो, आप मेरा भी बुक मत पढ़ो, सीधा सीधा एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा होगा होगा। तो 6 सितंबर को होने वाले सीटेट के लिए हमने आपके लिए डिजाइन किया है सार एकेडमी के द्वारा ईवीएस का एनसीईआरटी वाला क्लास, जिसमें डेली हम लोग 8 बजे शाम में यूट्यूब पर और 8:30 बजे फेसबुक पेज पर। तो फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लेंगे जो 8:30 बजे अपलोड होगा ये वीडियो, और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर लेंगे जो 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और उनको थैंक यू जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। ऐसा ऐसा एनसीईआरटी कंप्लीट 3, 4, 5 का एनसीईआरटी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरे प्लेलिस्ट को देख लो, अभी लास्ट टाइम है, अभी देख लोगे तो 100% जो है एग्जाम क्रैक होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेली हम लोग स्ट्रेटेजी करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज भी वही करेंगे। ठीक है, तो मुंबई से दिल्ली तक कितनी दूरी है ये बताइए। उसके बाद फिर इनमें से किस जगह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है ये बताइए। ये सारा सवाल दोबारा हम पूछेंगे। चांगथांग लोग पहाड़ों पर लगभग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, ये सवाल सारा सवाल पूछेंगे। पश्मीना शॉल बनने में लगभग कितना समय लगता है। लद्दाख में चांगपा प्रजाति जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं। हाउसबोट और कई घरों में अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनी रहती है, क्या कहलाती है। कश्मीर के घरों में खिड़कियों पर डिजाइन बना होता है, क्या कहलाता है। अहमदाबाद गुजरात में भूकंप कब आया था, यह सवाल हो गया। अब यहां देखिए सवाल, दिल का धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। बच्चू खां प्लेग्राउंड या बच्चू खां स्टेडियम कहां है। भूकंप मापने के लिए प्रयोग में लाया गया यंत्र कौन सा है, भूकंप मापी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां के रहने वाले थे, ये सवाल है। अब ये सवाल आया कहां से, इस सवाल को मैंने लाया कहां से, या कहीं से भी गूगल से ले आया या जीपीटी से ले आया, नहीं, मैंने स्टडी किया, एनसीईआरटी बुक की, और उस एनसीईआरटी बुक के एक एक लाइन से इस सवाल को उठाए। तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर वापस इसी सवाल पर आएंगे, तब जाकर के आप लगा पाओगे इसमें से टिक। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, इस चैनल पर आपको सार एकेडमी पर मिलेगा डेली क्लास 8 बजे डेली क्लास मिलेगा। सीटेट का नोट्स मिलेगा फ्री में, सीटेट क्लास फ्री में मिलेगी। पीवाईक्यू प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, और 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीडीपी का प्रैक्टिस बना हुआ है, 300 सीडीपी का बना हुआ है, 300 सवाल, ये सारी चीजें। हिंदी सीडीपी का जो है 500 क्वेश्चन बना हुआ है, ये सारा प्लेलिस्ट में है। कोई भी पेड कोर्स हम नहीं चलाते हैं, यूट्यूब पर आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है। 100% आपका सीटेट निकलेगा निकलेगा निकलेगा। आप लोग सब लोग कमेंट करो कि रीजन एसेशन कब देना है, रीजन एसेशन का क्लास कब चलाना है। चलिए आइए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलिए एनसीईआरटी की बुक आ गई है। आज हम लोग करेंगे क्लास 5 के 13, 14, 15 और 16 चैप्टर को। ठीक है, लगभग जो है 4 चैप्टर को करेंगे, 13, 14, 15, 16 चैप्टर को। और एक बात अच्छे से आप लोग दिमाग में कहीं पर रट लो कि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक वीडियो को जज मत करो। ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा भी कमेंट आता है, तो अच्छे कमेंट को हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो यहां पर हम लोग बसेरा ऊंचाई तक, इसमें आपको लद्दाख और कश्मीर के यात्रा के बारे में पढ़ना है। लद्दाख और कश्मीर का यात्रा कैसा रहता है और क्या होता है, ये सारी चीज को, और मोटरसाइकिल ही मिलता है लद्दाख साइड में। आप लोग घूमने जाइएगा तो आपको मोटरसाइकिल ही मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोई शोरगुल वाली गलियां नहीं, बल्कि यहाँ पर जो सुनसान गलियां थी, मोटरसाइकिल से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचा। यानी कि सबसे पहले ये मुंबई से निकले
तो कौन कौन सा जगह इनको मिला? महाराष्ट्र मिला ही, गुजरात और राजस्थान होते हुए पहले दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, कोई भी एक यात्रा कर रहा है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहीं पास नोट कर लो। ये सवाल हम फिर से अभी पूछेंगे और अभी पढ़े भी थे तो आपको हम पूछे थे, तो ये सवाल आया हुआ सवाल है, इसको किसी कॉपी में नोट कर लो और पेन और कॉपी हाथ में लेकर के बैठो, पेन और कॉपी। ठीक है, पेन और कॉपी। सवाल कहां कहां से बनता है ये बता रहे हैं। 1400 किलोमीटर आपको बता दिए। ठीक है, अब आइए, ये जो टेंट है इसको जो है ना रेबो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। ठीक है, इस टेंट को लद्दाख में लोग यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। ठीक है, रेबो इतना ऊंचाई रहता है जिसमें ये बाकी सब लोग जो है खड़े हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर रेबो कहीं पास लिखा हुआ होगा, हम भले ही नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन आप को बता दे रहे हैं, है ना। चलिए, रेबो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बात, ये लिखा हुआ ही है कहीं ना कहीं। आइए, आखिरकार मैं लोनार लेह पहुंच ही गया। अजब अनूठा था, अजब अनूठा था इलाका। रेगिस्तान, इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ दूर दूर तक दिखने से बर्फ के ढके पहाड़ दिखाई देता है। इसे सूखा ठंडा रेगिस्तान कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, यहां पर सवाल नहीं बनेगा, आगे पढ़ते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब सवाल बन रहा है। ताशी कोई है, ताशी ने बताया कि छत उनके घर के का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है, जब ठंडा पड़ता है तो उसी फल सब्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोचो यह कितनी यार इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार झारखंड में गर्मी के दिनों में जो है ना बरी बना लिया जाता है दाल का, और उसके बाद उसी दाल के बरी को जो है बरसात में यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से लद्दाख वाले क्षेत्र में भी होता है ना। यहाँ खड़ा मैं वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का पर हिस्सा एक हिस्सा सोच से बनाया गया होगा। बिल्कुल वहां के मौसम और जरूरत के हिसाब से पूरा घर बनाया गया है। चलिए, ये भी बात सही है। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। ठीक है, टेढ़े मेढ़े संकरी रास्ते से ये चले गए। उसके बाद देखो आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चांगथांग इलाके में पहुंच गया। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक इलाका है, जिस इलाके का नाम क्या है? चांगथांग है। और वहां पर रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? चांगपा बोलते हैं। ठीक है, रहने वाला लोग चांगपा और इलाका चांगथांग। एकदम नोट कर लो, इससे बाहर नहीं आया है कभी भी और इससे बाहर नहीं आएगा कभी भी। हाँ, नई वाली बुक से कुछ कुछ सवाल आ रहा है तो नई वाली एनसीईआरटी इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे बाहर तो नहीं आता है। ठीक है, आइए, तो मोटरसाइकिल से ये गया, कहां गया? चांगथांग गया। चांगथांग इलाका जो है कितनी ऊंचाई पर है? तो चांगथांग इलाका जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सवाल आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5000 मीटर आपको याद रखना है। ठीक है, चांगपा, चांगपा क्या है? प्रजाति है जो चांगथांग इलाके में रहती है। ठीक है, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग रहते हैं, 5000 की ऊंचाई पर 5000 लोग रहते हैं। चांगपा घुमंतु लोग हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। बकरियों और भेड़ को हमेशा साथ लिए रहते हैं, हकाते रहते हैं। और इनका मेन जो है दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि, ये सारा इनका बिजनेस है। भेड़ बकरियां इनकी स्पेशल होती है। ऐसी भेड़ बकरी होती है कि उनका 6 बाल, देखिए उनका 6 बाल आपके एक बाल के बराबर होगा। ठीक है, उन बकरियों का 6 बाल मिला दोगे तब इंसान के सर का एक बाल बनेगा। ठीक है, और उसी बाल से बनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है, पश्मीना शॉल में 10 शॉल के बराबर गर्मी होती है। 10 शॉल के बराबर एक पश्मीना शॉल में इतनी गर्मी होती है कि 10 साल अगर आप ओढ़िए, 10 शॉल ओढ़िएगा या 10 स्वेटर पहनिएगा तब जा करके उतना गर्मी आएगा। यानी कि 10 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल होता है। ठीक है ना। देखो हमको कुछ कुछ याद है पहले से, क्योंकि हम बार बार यही चीज पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको बिना पढ़े भी बता दे रहे हैं। ऐसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। टेंट में ले गया, अपने टेंट को रेबो कहते हैं। यानी कि उनका जो टेंट होता है, लद्दाख में जो टेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबो। आपको याद रहेगा बात। चलिए, ऊंचाई पर सिलेंडर की बहुत कमी होती है। अब जाइए, इसको इसको अगर आपके पास ये है, कॉपी है और पेन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है। हाँ, 6 स्वेटर, 10 स्वेटर बोल रहे हैं, 6 स्वेटर के बराबर होता है, 6 शॉल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम 10 बोलना था इसके लिए, अरे घंटे के लिए या दिनों के लिए, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 6 स्वेटर, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए, होता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पहाड़ी के बकरियों को खास नस्ल की लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना रखा जाता है और 5000 लोग इसमें रहते हैं। तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है,
सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक के नरम बाल आते हैं जो गर्मियों से में झड़ जाते हैं, और उसी झड़े हुए बाल से हम लोग पश्मीना शॉल बना लेते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तो साधारण पश्मीना शॉल बनकर स्टार्ट हो जाता है। अब हम 10 दिन किस बात पर बोले थे, 10 स्वेटर किस बात पर बोले थे, जबकि सही एक 6 स्वेटर, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर की गर्मी होती है, लेकिन हम क्या बोल रहे थे 10 स्वेटर। तो देखिए 10 स्वेटर नहीं बल्कि 10 दिनों का समय लगता है, 250 घंटा। 250 घंटा को अगर हम लोग दिन में करेंगे तो 24 दहा 240 तो यानी कि लगभग 10 दिन का समय एक पश्मीना शॉल को बिनने में लगता है। तो अगर दिन में पूछेगा तो 10 दिन बोलिएगा, और अगर घंटा में बोलेगा तो 250। ठीक है, दोनों आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, रेबो बता ही दिए, बार बार रेबो का नाम आ रहा है, रेबो बता दिए। ठीक है, हाँ रेबो बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सवाल जहां से बनता है सिर्फ आप वही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने से लोग ज्यादा मार्क्स नहीं लाएंगे ना ज्यादा क्वालिफाई कर जाएंगे। हम आपको कितनी बार ये बताए हैं कि क्या पढ़ना है, अगर ये आपको पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना अगर वो पढ़ रहे हो तो गलत जगह एनर्जी का यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको पास होने से मतलब है, बस बेसिक कुछ नहीं। समझ रहे बात? आइए नेक्स्ट। अब ये जब ये निकले लद्दाख से तो श्रीनगर होते हुए चले गए। तो श्रीनगर में इनको क्या मिला, श्रीनगर में मिला डल झील। श्रीनगर में क्या मिला, डल झील। ठीक, डल झील मिला। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ। वही सीमेंट, ईंट, कोच, स्टील के बारे में कोई दो राय नहीं कि मजबूत और टिकाऊ। उनमें घरों जैसी खासियत नहीं थी जो खुशकिस्मती से ले और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी करना पड़ा। अपने घर गए तो वैसे ही सीमेंट का बना हुआ मकान मिल गया। अब आइए, यह पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर में ज्यादातर घरों में रोटी नहीं बनती, इसलिए कश्मीर में बेकरी बहुत ज्यादा होता है, और बेकरी से ही लोग जो है रोटी खरीद करके खा लेते हैं। श्रीनगर से बाहर आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है। हाउस बोट कितना फीट तक लंबा होता है? 80 फुट तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी में और पेन से लिख लीजिएगा। ठीक है, 80 फुट तक लंबा होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है बोट की तरह दिखने वाला जो होता है, ये डोंगा होता है। इसी डोंगा पर कई सारे लोग जो है मकान बना के रखते हैं। देखिए, जब हम पढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल में तो एक हमारी स्टूडेंट थी, उसके पापा का जो ये पोस्टिंग था वो आपका था कश्मीर में। तो वहां से फिर रिटायर कर गए, क्योंकि लोग डिफेंस वाले जल्दी रिटायर कर जाते हैं। तो फिर आई, तो इधर हम उसको पढ़ा रहे थे 7 क्लास में। हाँ, तो वो बताई कि सर जो कश्मीर है ना सर, वहां पर डोंगा जो रहता है सर, पूरा कंप्लीट घर होता है और उसमें हम लोग लीव करते हैं। तो यही बात तो यहाँ भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ है कि लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते हैं। श्रीनगर के डल लेक, झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है जो वो बोली थी। अब देखिए, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। ये जो सुंदर नक्काशी दिख रही है, लकड़ी की सुंदर नक्काशी है। इस नक्काशी को हम लोग खत्मबंद बोलते हैं। कई बार 2014 में भी आया है सवाल, 2016 में भी ये सवाल आया है। हमेशा अल्टरनेट पूछा जाता है खत्मबंद। तो खत्मबंद आपको याद रखना है, ये खत्मबंद है। ये कश्मीर के घरों में डिजाइन किया रहता है। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया कश्मीर के गांव में दिखते हैं। ये ऐसे मकान होते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर बना करके भी। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई कर दी जाती है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए देखिए, वहां के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियां पर डिजाइनदार मेहराब बना होता है। तो देखिए ये जो बना हुआ ना ये मेहराब है। दरवाजे पर और खिड़की पर मेहराब बना रहता है, एक डिजाइन रहती है खास तरह की। तो कश्मीर के घरों में जो डिजाइन रहती है दरवाजे पर, उसको बोलते हैं मेहराब, और जो निकला हुआ रहता है इसको बोलते हैं खत्मबंद। ठीक, उभरा हुआ। ये ये पूरा खत्मबंद है, और इस पे जो छोटा छोटा डिजाइन बना हुआ है ये मेहराब है। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। कमेंट करो आप लोग किस किस राज्य से हो, अपने अपने राज्य का कमेंट करो। पिछले बार गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इन जगहों से कमेंट आया था, बिहार से भी आया था। तो मेरी वीडियो लगभग बहुत से जगह पहुंच रही है। अगर यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फिर भी हमारे पूरे पेज को शेयर कर दीजिएगा, रील्स को शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू जिन लोगों ने हमारे रील्स को और पेज को शेयर किया है और यूट्यूब चैनल के वीडियो को भी शेयर किया है। क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग ही मेरे ताकत हो। हम कहाँ से इतना मेहनत करेंगे, और बहुत सारा चीज सेक्रीफाइस करके आप लोगों से जुड़े हुए हैं हम। बहुत सारा चीज, बॉडी थक जाता है, रात में पीपीटी बनाना पड़ता है।
ये सारी बात हम किसको बताएं? आपको ही तो बताएंगे। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं। ठीक है, देखिए इस चित्र में देखो, क्या इसमें घर पहचान पा रहे हैं? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं। ये कश्मीर में ही रहता है घर, और ऐसे घर में बकरवाल लोग रहते हैं जो चरवाहा प्रजाति के होते हैं। ठीक है, चांगपा बता ही दिए। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती है। चलिए, जम्मू कश्मीर की तरफ बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़। चलिए, ये सारी चीज नहीं आएगी इससे रिलेटेड। अब जो हम आपको बताए हैं इस चैप्टर में, सब आप अगर पेन और कॉपी से नोट कर लिए हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमने नोट कर लिया, सर हमने नोट कर लिया, सर हमने नोट कर लिया। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला चैप्टर। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है जब धरती कांपी। जब धरती कांपी, इस चैप्टर में भूकंप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भूकंप के बारे में। तो भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो है अचानक जो है सडन जो है धरती का हिल जाना भूकंप कहलाता है। तो इसमें खास करके भूकंप किसके बारे में पढ़ना मालूम है? खास करके गुजरात में आए हुए 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक भूकंप आया था जिसको भुज भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एपी सेंटर जो है भुज था। तो उसी के बारे में इसको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जहां से सवाल बनता है हम सीधा सीधा वहीं चलते हैं। ठीक है, आइए जहां से सवाल बनता है, फालतू का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आइए यहां से सवाल बनता है। अहमदाबाद जनवरी 26 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव और राहत कार्य को लेकर मदद के लिए सेना के जवानों, एनडीआरएफ सारी चीज जुड़ गई। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इतना खतरनाक भूकंप आया था। लगभग 1 दर्जन बहुमंजिले इमारतें गिर गई। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 से 100 निकले। 250 100 यानी कि 250 बॉडी, डेड बॉडी निकला। वह गई ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें नहीं होगी। भुज की हालत इससे भी ज्यादा है क्योंकि भुज जो है, तो भुज की हालत सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि इसमें जो है ईपी सेंटर था। ठीक है, तो भूकंप को नापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? सिस्मोग्राफी। ये सवाल आया था 2016 के सीटेड में। और फिर क्या है कि ईपी सेंटर कहाँ था? भुज था। कब आया था? 2001 में 26 जनवरी। सवाल इतना ही बनेगा, इससे बाहर इसमें नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, सडन रॉक, नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट होता है धरती के अंदर। धरती के अंदर क्या होता है? इस तरह का गोल गोल टेक्टोनिक प्लेट होता है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? आपस में टकरा जाता है। आपस में क्या होता है? टकरा जाता है। और फिर जो टकराने के बाद जो वेव उठता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग लीव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट चैप्टर, भूज याद रखिएगा। देखिए ये चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब इसमें एक कहानी लिखी हुई है। एक था लकड़हारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ी काटता था। ये इस कहानी से तो कोई सवाल बन नहीं रहा है। सवाल कहां से बनता है? क्योंकि हम जब भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल को खोजते हैं कि कोई सवाल प्रीवियस में आया है कि नहीं आया है। तो प्रीवियस सीटेड में सवाल इस चैप्टर से आया है डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों के लिए बेहतर कहानी लिखी है। और तो उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो एक सवाल यह आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 मई 1967 से लेकर के 1967 से लेकर के आपको 1969 तक, 1969 तक, 3 मई 1969 तक थे। 13 मई 1967 से लेकर के 67 से लेकर के 69 तक। यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 मई। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी जो तेलंगाना है वहां के रहने वाले थे, हैदराबाद के रहने वाले थे। ठीक है, ये 2 सवाल आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन से आता है, कब से कब तक थे और कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, और उसी से ठंडा उसी से गर्म। लकड़हारा को भूख ज्यादा लगी थी इसलिए उसे सेका हुआ आलू उठाया, उसे खाना चाहा तो ऐसा गर्म था जैसे आग, फिर वह मुंह से फू फू करने लगा। ये सब सवाल तो बनेगा नहीं, है ना? बलिष्ठ थे कि नहीं। तो सवाल जो बनता है इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन से, हमने आपको बता दिया। ठीक, बता दिया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। हमने आपको क्या कहा था कि आज हम लोग करेंगे 13, 14, 15 और 16। तो ये 15 है। 16 में कौन सा चैप्टर है देख लेते हैं। 16 देखिए 16 चैप्टर में कौन करेगा यह काम? तो इसका पीपीटी नहीं बना हुआ है। इसमें जो गांधी जी के बारे में, गांधी जी के आश्रम के बारे में इसका थोड़ा सा हम आपको झलक दिखला देते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब पीपीटी बनाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे। नारायण यानी बावला का 11 साल के थे जब गुजरात के साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम में जो भी रहता था उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो इसमें काम जो होगा वो संडास से रिलेटेड होगा। तो अच्छा पढ़ा ही देते हैं, छोड़ी पीपीटी का। 1-2 सवाल इससे बनता है तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी
और फिर इस काम को सबको को करना पड़ता था। आमतौर पर इस काम को करने के लिए एक ही समाज के लोग को करना पड़ता था, लेकिन आश्रम में ऐसा नियम था कि जो भी आश्रम में रहेगा उसको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो कई बार तो आश्रम छोड़ करके लोग भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास गांव में रहने गए। वहां गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेवी भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के शाम गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लौट कर आ रहा था। जब उसने महादेवी भाई को देखा तो बोला, इस तरफ ज्यादा गंदगी है, यहाँ सफाई करो। यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि वह काम उनका ही है ना। होता नहीं है कि अगर आप नाली साफ कर रहे हो तो आपको सब लोग समझेगा कि नाली ही साफ करने वाला है, लेकिन नाली साफ कर रहे हो, अगर घर की नाली है तो आपको नाली साफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आश्रम में जो लोग रहता था उसको सारा काम करना पड़ता था। ठीक है, यही है इसमें आपको साबरमती आश्रम के बारे में, नारायण भाई और बाबला नाम का एक साथी था उनके बारे में इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो है ना, कौन लिखा? नारायण भाई देसाई, संत चरण राज संहिता सहज नामक किताब से लिखा गया। ठीक है, तो 16 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग पीपीटी में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू का। चलिए, प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का वेलकम है। छोटा सा रिक्वेस्ट है जो हमेशा से रहता है, मेहनत कर रहे हैं तो हमको बदले में कुछ चाहिए। बदले में ये चाहिए कि अच्छा सा मोटिवेशन वाला कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अपने अपने स्टेट का नाम जरूर बताओ कि कौन किस स्टेट से देख रहा है, किस किस राज्य से कौन कौन देख रहा है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए पहला सवाल। सवाल नंबर फर्स्ट, मुंबई से दिल्ली तक लगभग कितनी दूरी है? 1500 किलोमीटर, अभी तुरंत पढ़ा है। 1700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। 600 किलोमीटर काट दीजिए, 1500 नहीं होगा, 1700 नहीं होगा, 1400 इज राइट आंसर। इनमें से किस जगह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लेह, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल। देखिए, राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्तराखंड, नेपाल और लेह तीनों जो पहाड़ी इलाका है, लेकिन ठंडा रेगिस्तान बोला जा रहा है तो लेह होगा। ठीक है, चांगथांग लोग पहाड़ों पर लगभग कितनी ऊंचाई पर रहते थे? देखिए, चांगथांग लोग नहीं होते हैं, चांगथांग रहने वाली जगह का नाम है। यहाँ पास होगा चांगपा, ये मिस प्रिंट है, एआई का गड़बड़ है। यहाँ पास होगा चांगपा, चांगपा प्रजाति, चांगपांग भी नहीं, चांगपा। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते थे। पश्मीना शॉल बनाने में लगभग कितना समय लगता है? 250 घंटे लगता है और 10 दिन लगता है। ठीक है, चलिए, लद्दाख में चांगपा प्रजाति जिस टेंट में रहते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए? भेलाघर, रेबो, तंबू या बेबो? बेबो तो कुछ होगा नहीं, तंबू होता है टेंट, लेकिन इसमें चांगपा प्रजाति नहीं रहती है। अब भेलाघर जो है असम में बिहू जब मनाया जाता है तब बनाया जाता है, जो मिट्टी का और फूस का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा रेबो। हाउस बोट और कई घरों में अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, क्या कहलाती है? नजरबंद, आलमबंद, खत्मबंद, हुनरबंद। नजरबंद बिल्कुल नहीं होगा, खत्मबंद, आलमबंद तो होगा ही नहीं, हुनरबंद तो होगा ही नहीं, खत्मबंद होता है ना, बना रहता है इस तरह का, तो उसमें फूल पत्ती बना रहता था, खत्मबंद। कश्मीर के घरों में खिड़कियों पर जो डिजाइन बना रहता है उसको क्या बोलते हैं? फिर से वही सवाल आ गया। मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है, नजरबंद, मेहराब तो होगा नहीं। चलिए, खत्मबंद होगा। ठीक है, खत्मबंद इज राइट आंसर। नहीं, खिड़कियों पर जो डिजाइन बना रहता है और छत की लकड़ी की सुंदर नक्काशी जो होती है वो नजर खत्मबंद, और खिड़कियों पर जो डिजाइन बना रहता है वो मेहराब कहलाता है। देखिए, यही थोड़ा सा बारीक जो है ना, आप क्या होगा कि आपको दिक्कत कर देगा। ठीक है, देखो यही तो है, अभी हम भी निकल जाते इसी तरह से। खत्म बंद जो होता है ना, वो निकली हुई खिड़की, मान लो कि ये खिड़की बनी हुई है, ये खिड़की बनी हुई है ऐसे निकली हुई, ये जो निकला हुआ हिस्सा हुआ ये होगा खत्म बंद, और जो इसके ऊपर फूल पत्ती बना हुआ है, फूल पत्ती डिजाइन बना हुआ है, ये होगा मेहराब। यहाँ पास मेहराब है, डिजाइन को मेहराब बोलते हैं, निकला हुआ को खत्म बंद बोलते हैं। चलो ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में भूकंप कब आया? 26 जनवरी 2001, 25 फरवरी 2001, 18 जनवरी 2001, 23 जनवरी 2001। तो 26 जनवरी 2001। इपी सेंटर भूज। नेक्स्ट सवाल आइए, लगभग 12 सवाल होगा, 12 सवाल ही बन पाया है क्योंकि 12 सवाल ही इसमें से सिलेक्ट हुआ है। इसमें से कई सारा सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे पश्मीना, पश्मीना प्रीवियस में पूछा गया। दिल का धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटी यंत्र, छोटी चीज को देखने के लिए, थर्मामीटर बुखार के लिए, और सिस्मोग्राफ तो भूकंप के लिए, स्टेथोस्कोप होगा। ठीक है, इस राइट आंसर। बच्चू खान स्टेडियम कहाँ है? पटना में तो मोइनुल हक स्टेडियम है, दिल्ली होगा नहीं, कोलकाता होगा नहीं, यहाँ पास हो जाएगा मुंबई। ठीक है, बच्चू खान स्टेडियम। भूकंप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र। अच्छा, कौन कौन लोग मुंबई से देख रहे हैं? बच्चू खान स्टेडियम के बारे में आया तो मुंबई से कौन लोग देख रहे हैं? ठीक है, अब गुजरात से कौन कौन लोग देख रहे हैं? कमेंट करो।
भूकंप मापने के लिए प्रयोग में लाया गया यंत्र, भूकंप मापने के लिए स्टेथोस्कोप धड़कन के लिए होगा, माइक्रोस्कोप तो सूक्ष्म जीव के लिए, सिस्मोग्राफी राइट आंसर, थर्मोमीटर नहीं होगा, सिस्मोग्राफी राइट आंसर, सिस्मोग्राफी होगा सही है ना, सिस्मोग्राफ ठीक है, सिस्मोग्राफ ठीक है। आइए नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक राष्ट्रपति थे? 67 से 69, लिख लीजिए कहीं पास कॉपी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद, हैदराबाद। तो तेलंगाना भी है, हैदराबाद वहां के रहने वाले थे। चलिए, रिक्वेस्ट ये है कि जिस क्लास पे आपको सब कुछ मिल रहा है, जिस चैनल पे आपको सब कुछ मिल रहा है, पेड कोर्स की बात नहीं की जा रही है, वेल एक्सपीरियंस जो है आपको फैकल्टी मिल रहे हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं जो सीटेट पास कर चुके हैं या जॉब ले चुके हैं, तो भाई उनका कम से कम इतना तो रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए कि इस चैनल को आप लोग ग्रोथ करवा सको। छोटा चैनल तो ग्रोथ यूट्यूब नहीं करेगा, छोटे चैनल को ग्रोथ उसके व्यूवर्स करते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि जरूर इसको शेयर कीजिए और कमेंट अच्छा अच्छा करते रहिए, ठीक है। जब अभी तक जो आप लोग ने किया, कुसुम जी ने कमेंट किया है, एक और है नाम नहीं याद रहा, वो कमेंट किए हैं, कमलेश जी कमेंट किए हैं पेज पर, बहुत अच्छा सा कमेंट किए हैं। एक हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि सर चैनल से जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे? तो हमने आपको लिंक भेज दिया है। अगर 10 के जिस दिन हो जाएगा अपना ऐप बना लेंगे, 10 के हो जाएगा अपना ऐप बनाएंगे, अपना पर्सनल ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्या मिलता है? सीटेट के लिए नोट्स मिलता है, फ्री क्लास मिलती है, प्रैक्टिस मिलता है, पेड कोर्स की कोई बात नहीं होती, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, डेली 8 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। 8 से 8:15 हो सकता है क्योंकि वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, लेकिन हाँ आप 8 से 8:15 के बीच में जरूर यूट्यूब पर विजिट कीजिए। छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब।